अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 159। सोनिया ने मेकअप करते हुए आईने में खुद को देखा, फिर शैतान को मुखातिब किया। उसने फौरन ही हाजिर होकर कहा, हेलो आंटी, नई जिंदगी मुबारक हो। तुम्हारा क्या ख्याल था, हम गर्क हो जाएंगे? मैं तुम्हारे लिए परेशान था। जैसे ही तुम और फरहाद आबदोज में गई, तुम लोगों से मेरा राब्ता खत्म हो गया था। क्यों, तुम आबदोज में नहीं आ सकते थे? आग और पानी एक जगह नहीं रह सकते। मैं शैतान आग हूं। भला समुंदर की तह में तुम्हारे पास कैसे आ सकता था? मेरा ख्याल है दुनिया के तमाम समुंदर भी शैतानियत की आग को नहीं बुझा सकते। तुम शायद ठीक कहती हो, मगर आग ज्यादा हो और पानी थोड़ा तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, और पानी ज्यादा हो आग थोड़ी हो तो वह बुझ जाती है। मैंने सोचा जब तुम पानी से निकल आओगी तो मुबारकबाद दूंगा। जब तक हम गर्क रहे तुम क्या करते रहे? मैं तुम्हारे लिए मातम करता रहा। तुम डूबी थी, अपने साथ टेलीपैथी को भी डुबो दिया। मैंने इस फिक्र में दुनिया के सारे काम छोड़ दिए थे, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम झूठ और शैतानियत से बाज नहीं आओगे, ये अच्छी तरह जानते हो कि शीबा और फरहाद टेलीपैथी के जरिए तमाम मालूमात हासिल कर लेंगे। इसके बावजूद तुम्हारी शैतानियत क्या गुल खिलाती है, ये मालूम करना चाहती हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। जहां सच होता है वहां तुम नहीं होते, और जहां तुम होते हो वहां सच नहीं होता। चलो इतना बता दो, द किलर को कहाँ छुपा कर रखा गया है? तुम पूछकर क्या करोगी? उसके लिए तो पौमी चैलेंज बनी हुई है। मैं पौमी की खातिर पूछ रही हूँ। मैं नहीं चाहती वो ज्यादा अरसे न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल में भटकती रहे। जल्द से जल्द उसका द किलर से सामना हो जाना चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, फरहाद से कहो द किलर के दिमाग में पहुंच कर दिखाए। हम जानते हैं, जब से माइक और स्पीकर के दरमियान खराबी पैदा की गई है, तब से द किलर का पहला लबो लहजा नहीं रहा। पहले जो माइक के पीछे रहता था और बोलता था, अब उसे हटा दिया गया है। द किलर के दिमाग में जो कंप्यूटर है उसे कोई दूसरा शख्स कंट्रोल कर रहा होगा। हाँ, उसकी आवाज़ और लबो लहजा बदल चुका है। तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्या तुम नहीं पहुंचाओगे? वो हिचकिचाते हुए बोला, अभी मुमकिन नहीं। वहां फैसला किया जा रहा है कि द किलर की आवाज़ और लबो लहजा एक ही रखा जाए या बार बार तब्दील किया जाए। मिस्टर शैतान, तुम मुझे टाल रहे हो। यही मेरी बदबख्ती है, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, तुम भी नहीं करती। इससे पहले कि मैं तुम्हें भगाऊं, तुम खुद चले जाओ। वो चला गया। हमारा मेकअप मुकम्मल हो चुका था। हमने आईने के सामने खड़े होकर अच्छी तरह अपना जायजा लिया। थोड़ी देर बाद मास्कमैन का मातियत आ गया। उसने हमें तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, वाकई आप लोगों ने बड़ी महारत से मेकअप किया है। इस जहाज में जिन लोगों ने मैरी और हडसन को देखा है वो आप लोगों को देखकर जरा भी शुबा नहीं करेंगे। मैंने कहा, आपके कुछ लोगों ने मैरी और हडसन की आवाज़ सुनी होगी, उसके बोलने के अंदाज को याद रखा होगा। उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, जब हम मास्कमैन के हुक्म के मुताबिक यहाँ आए तो पहले इस बात का ख्याल रखा था कि जहाज में कोई एक दूसरे से बेतकल्लुफ ना होने पाए और ना ही कोई गैर ज़रूरी गुफ्तगू करे। खुसूसन मैरी और हडसन हमारे जहाज के प्राइवेट मामलात से ताल्लुक़ रखते थे और मखसूस कोड वर्ड्स के जरिए पैगाम रसानी का काम करते थे। ऐसे लोग बहुत रिजर्व होते हैं। वो दोनों इतने रिजर्व थे कि ना तो डांस वगैरह के लिए रिक्रिएशन हॉल में जाते थे और ना ही डाइनिंग हॉल में जाकर किसी के साथ खाने में शरीक होते थे। सोनिया ने पूछा, हमारी करीबी मंजिल कौन सी है? हम यहाँ से न्यूयॉर्क जाएंगे। अभी इत्तला मिली है कि जिस हेलीकॉप्टर में डमी अफराद गए थे वो तबाह हो गया है, मगर वो दोनों महफूज हैं। आखिरी इत्तला के मुताबिक वो हमारी एक लाइफ बोट में किसी साहिल की तरफ जा रहे थे। हमारे लिए खाना आ गया। आधी रात गुजर चुकी थी, खाने का वक्त भी गुजर चुका था। हमने बराए नाम कुछ खाया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गए। सोनिया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम ख्याल ख्वानी किए बगैर सोना नहीं चाहोगे, बहरहाल मुझे सुला दो। उसने आंखें बंद की। मैंने टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर उसे सुला दिया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज की और पौमी के पास पहुंच गया। जब आखिरी बार मैं उसके दिमाग में था तो वो होटल से निकलकर जॉनी बाबा से मिलने कैसीनो रोजा की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन पुरस्कार शख्स के चंद पिट्ठुओं ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसके साथ जो कुछ हुआ था और जिस तरह कैमरे के जरिए उसके लड़ने के अंदाज को रिकॉर्ड किया गया था वो मैं बयान कर चुका हूँ। पौमी उस होटल से दुश्मनों के मुकाबिल होकर ऐसे गई थी जैसे कोई रास्ते के पत्थर को हल्की सी ठोकर मारकर हटा देता है और गुजरता चला जाता है। जब वो होटल से जा रही थी तभी मेरी ख्याल ख्वानी का राब्ता टूट गया था और मैं आबदोज में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया था। शीबा ने जनाब शेख अल फारस से पूछा था, मैं सोनिया और फरहाद की मदद कैसे कर सकती हूँ? उधर पौमी कैसीनो रोजा की तरफ गई है। जनाब शेख साहब ने मशवरा दिया था, तुम सोनिया और फरहाद की फिक्र न करो, इंशाल्लाह वो समुद्र की तह से निकल आएंगे, तुम पौमी के पास रहो। पौमी ने कैसीनो रोजा में कदम रखा तो वो बज़ाहिर तनहा थी, मगर बूढ़े मास्टर रॉकी की नजरें उसकी निगरानी कर रही थी और शीबा उसके दिमाग में मौजूद थी। उसने कहा, मैं शीबा बोल रही हूँ। पौमी ने पूछा, फरहाद कहाँ हैं? वो और सोनिया फिर एक नई मुसीबत में मुब्तला हो गई हैं। मैं फरहाद की अदम मौजूदगी में तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम जॉनी बाबा के दिमाग में पहुंच सकती हो? हाँ, मैं फरहाद के जरिए लिली, जॉनी बाबा और मिसेस सामरी के दिमागों तक पहुंच चुकी हूँ। शीबा कब मेरे जरिए जॉनी बाबा वगैरह तक पहुंची थी मुझे मालूम नहीं,
इसकी वजह यह थी कि मैं ख्याल ख्वानी तो करने लगा था, मगर दिमागी तवानाई इस हद तक हासिल नहीं हुई थी कि पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकूं। शायद इसी कमजोरी से फायदा उठाकर शीबा मेरे दिमाग में थी और मेरे जरिए जॉनी बाबा की आवाज़ और उसके लबो लहजे को याद रखा। पोमी ने कहा, शीबा मैं डाइनिंग हॉल में जा रही हूँ, हो सके तो जॉनी बाबा को ट्रैप करके मेरी तरफ ले आओ। वो कैसीनो रोजा के बार में बैठा शराब से शुगल कर रहा था। अपनी एक गर्लफ्रेंड से कह रहा था, हम बड़ी जल्दी आ गए, कैसीनो की रौनक 9 बजे के बाद जमेगी। वहाँ के कुमार खाने में लोग 9 बजे के बाद आते थे, फिर सुबह 4 बजे तक हजारों लाखों का जुआ खेला जाता। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम अजीबोगरीब जवारी हो, लोग जीतने की ख्वाहिश में खेलते हैं और तुम हारने में खुशी महसूस करते हो। माई स्वीट, दुनिया का कोई भी शख्स हारना नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, मगर जब हारता हूं तो जबरन मुस्कुराता हूं। हार कर मुस्कुराना बड़ी बात है, और तुम लोग ये समझते हो कि मैं सब कुछ लुटाकर खुशी महसूस करता हूं। भाई खूब समझते हो। तुम लड़कियों को शॉपिंग कराने के मामले में कंजूस हो। वो हीरे का नेकलेस कितना खूबसूरत था, कीमत सिर्फ $5000 थी, मगर मेरी जिद के बावजूद तुमने उसे नहीं खरीदा। मैंने उस वक्त भी कहा था, अब भी कहता हूं, आज जीतने की दुआ मांगो, तुम्हें वो नेकलेस खरीद कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा ताश के पत्तों में दिलचस्पी है। मौरली ठीक कहती थी। मौरली क्या कहती थी? यही कि तुम हरजाई हो, आज मुझसे दोस्ती की है, कल मुझसे हसीन मिलेगी तो उसकी तरफ दौड़ पड़ोगे। उसने अपनी एक उंगली इनकार में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं औरत और ताश के पत्तों को बराबर समझता हूँ। जो औरत बड़े पत्ते की तरह मेरे हाथ आती है, मेरा मुकद्दर चमकाती है, तो उसमें दोनों का फायदा होता है। मैं जीत जाता हूँ और उसे भरपूर शॉपिंग कराता हूँ, उसकी पूरी कीमत अदा करता हूँ, और जो मेरे साथ कसीनो में आकर मेरी बदकिस्मती बन जाती है, मैं उसे सुबह होने तक छोड़ देता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, अपने हक में दुआ करती रहो। उसने अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा, अभी 1 घंटा बाकी है, क्यों ना हम अपने कमरे में ये वक्त गुजारें। वो शौकी से देखते हुए बोली, बड़े मतलबी हो। उसने बाजू थाम लिया, फिर एक तरफ खींचते हुए बोला, चलो। वो बाजू छुड़ाकर बोली, बिल्कुल जंगली हो, मैं नहीं जाऊंगी, सोच लो। इसलिए इनकार कर रही हूं कि मेरा बैग कार में रह गया, लिबास तब्दील करने के लिए वो बैग लेना जरूरी है। तो चलो पहले कार से बैग निकाल कर ले आते हैं। वो पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगी। शीबा ने पोमी के पास आकर कहा, मैं जॉनी बाबा को यहाँ लाना मुनासिब नहीं समझती, तुम्हें वहां पहुंचा सकती हूँ। क्या वो ताश के पत्तों में मसरूफ है? नहीं, 1 घंटे बाद कुमार खाने में जाएगा। अभी एक लड़की के साथ गैराज की तरफ जा रहा है, लड़की उसे ट्रैप करने वाली है। पोमी डाइनिंग हॉल से निकलकर इंक्वायरी काउंटर पर आई। उससे पूछा, पार्किंग एरिया कहाँ है? पता चला वो इसी इमारत के नीचे है, यानी कारों की पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड बड़ा सा गैराज हॉल बनाया गया था। पोमी उनसे रहनुमाई हासिल करके गैराज तक जा सकती थी। उसी वक्त एक शख्स ने मुखातिब किया, मिस, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूँ? पोमी ने घूमकर देखा, एक शख्स मूवी कैमरा शाने से लटकाए खड़ा हुआ था। उसने कैमरे को देखा, फिर पूछा, होटल में 3 आए थे, यहाँ कितने हैं? वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मैं समझाती हूँ। पहले कैमरामैन के साथ 3 बदमाश थे। तो मुझे गलत समझ रही हो, मैं शौकिया कैमरामैन हूँ, ये मेरी हॉबी है। जो हुस्न मुझे पसंद आता है मैं उसे कैमरे में महफूज कर लेता हूँ। मैंने तुम्हें कैसीनो में दाखिल होते देखा तो बस देखता ही रह गया। तुम में मशरकी और मगरबी हुस्न का इम्तजाज है, तुम्हारी चाल में नजाकत भी है, रोब और दबदबा भी। तुम्हारे तेवर ऐसे लगते हैं जैसे किसी खतरनाक जल्जले को तराश कर एक हसीन दोशीजा बना दिया गया हो। तुम्हारा हुस्न एक फरेब है। वाह, खूब बोलते हो, ये शायरी भी और अफसाना निगारी भी। मालूम होता है ये तमाम फिक्रे घर से अच्छी तरह रट कर आए हो। वो जाने लगी। कैमरामैन उसके साथ चलते हुए बोला, मुझे इजहार बयान का सलीका आता है, मैं लफ्जों का बाजीगर हूँ। तुम बुरा ना मानो तो सच कहूंगा, मैं तुम्हें देखते ही मर मिटा हूं, मगर अफसोस कि मेरी उम्र जवाब दे गई है। बुढ़ापे में आदमी जब हुस्न परस्ती नहीं कर पाता और यकीन हो जाता है कि हसीना हाथ नहीं आएगी तो उसे बात करके ही खुश होता है। वो चलते चलते रुक गई, दोनों हाथ कमर पर रखकर उसकी तरफ देखते हुए बड़ी मोहब्बत से नाराज होकर बोली, किसी अंधी ने तुम्हें बूढ़ा कहा होगा, भला तुम बूढ़े नजर आते हो। वो बौखलाकर उसका मुंह तकने लगा, क्या मैं बूढ़ा नहीं हूं? पोमी ने उसके बाजू में बाजू डालकर कहा, इतनी उम्दा शायरी करने वाला किसी उम्र में बूढ़ा नहीं हो सकता। बाय द वे, इससे पहले कि मर्द कमीनगी पर उतर आए, क्यों ना महबूबा बनकर उसके बाजू में बाजू डालकर चला जाए। चलो, मैं तुम्हारे करीब से करीब तर हूं। वो उसे खींचते हुए ले जाने लगी। वो चल रहा था मगर घसीट रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पोमी मजाक कर रही है या संजीदा है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, देखो मजाक ना करो, मेरे मुंह में तो पूरे दांत भी नहीं। कोई बात नहीं, मुझे चबा कर ना खाना। वो उसके साथ साथ गैराज की तरफ जाने लगी। उस अंडरग्राउंड गैराज में जॉनी बाबा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच गया था। उसने पिछला दरवाजा खोलने के लिए जेब से चाबी निकालते हुए कहा, लो अपना बैग निकाल लो, फिर मेरे साथ चलो। गर्लफ्रेंड ने पिछले दरवाजे के सामने आकर कहा, ये नहीं, अगला दरवाजा खोलो। मगर तुम्हारा बैग तो पिछली सीट पर रखा हुआ है और तुम्हारे $70,000 अगली सीट के नीचे रखे हुए हैं। वो बोला, हाँ वो सेफ्टी अमाउंट है, जब बाजी जमने लगती है और मेरे मुकाबले खेलने वाले चैलेंज बन जाते हैं तो मैं उस सीट के नीचे से रकम निकाल कर ले जाता हूँ। आज ये रकम मैं ले जाऊंगी। क्या बकती हो, क्या दिमाग चल गया है? अब से पहले तुम्हारी जिंदगी में जितनी लड़कियां आई उनके दिमाग चल गए थे, वो नादान थी। तुम उनसे भी यही कहते थे कि वो तुम्हारी जीत का इंतजार करें और अपने हक में दुआ करती रहें, लेकिन तुम कभी जीत ना सके और उनकी दुआ कभी कबूल ना हुई। मेरी दुआ भी कबूल ना होगी।
तुम्हारे तेवर बता रहे हैं कि तुम ये रकम मुझसे छीन कर ले जाना चाहती हो। मैं दुआ की नहीं दवा की कायल हूँ। मुझे वो हीरों का नेकलेस चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हारी जीत का इंतजार नहीं करूंगी। जॉनी बाबा ने हंसते हुए उसके हाथों को थाम कर कहा, तुम इन नाजुक हाथों से मेरी रकम छीन कर ले जाओगी और इस गले में मेरी रकम से खरीदा हुआ हीरों का नेकलेस पहनोगी। उसने एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे गले पर रखा, फिर कहा, मैं क्यों ना ये गला ही दबा डालूं। अचानक किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लिया। उसने एक हाथ पीछे की तरफ घुमाना चाहा, वो हाथ किसी और ने पकड़ लिया। उसने दूसरे हाथ को आजमाना चाहा, उस हाथ को भी किसी और ने पकड़ लिया। यह अंदाजा हो गया कि पीछे कई लोग हैं। उसने सामने आकर रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में कार की चाबी है, खुद दरवाजा खोलकर सीट के नीचे से रकम निकालोगी या हमें जहमत उठाना होगी। जॉनी बाबा रिवॉल्वर को देखते ही ठंडा पड़ गया। उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। वो तादाद में 5 थे। उसने बेबसी से सर घुमाकर अपने चारों तरफ देखा, शायद कोई मदद के लिए पहुंच जाए। उस अंडरग्राउंड गैराज में दूर दूर तक कीमती कारें खड़ी हुई थीं, मगर उनके मालिक और उनमें बैठने वाले कैसीनो में थे। यहां कोई मदद करने वाला नहीं था। रिवॉल्वर वाले ने कहा, अगर तुम शोर मचाओगे तो रिवॉल्वर बेआवाज है, ये शोर नहीं मचाएगा। उस गैराज के किसी हिस्से से पौमी की आवाज उभरी, कमाल है, तुम्हारा रिवॉल्वर भी बेआवाज है और हमारा कैमरा भी बेआवाज। तुम्हारा रिवॉल्वर शूट करता है, हमारा कैमरा शूटिंग करता है। वो सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। दूर दूर तक गैराज वीरान नजर आ रहा था। वो बोलने वाली नजर नहीं आ रही थी और ना ही जिस कैमरे का जिक्र था वो नजर आ रहा था। अचानक ही गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। सबने चौंक कर आवाज की सिमत देखा जिधर से कार गैराज में दाखिल हुई थी। वो दाखिले का रास्ता बंद हो रहा था। शटर नीचे गिराया जा रहा था। गिराने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो सब जहां खड़े थे वहां से शटर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। फिर भी रिवॉल्वर वाले ने बगैर देखे हुए धमकी दी, खबरदार शटर ना गिराया जाए वरना यह गैराज तुम्हारा मकबरा बन जाएगा। रिवॉल्वर वाले ने अपने आदमियों से कहा, जोनी को जकड़ कर रखो, मैं अभी देख कर आता हूं। वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ दाखिले के गेट की तरफ जाने लगा। उसके वहां पहुंचने तक शटर बंद हो चुका था। अंदर अच्छी खासी रोशनी थी। बड़ी आसानी से फोटोग्राफी हो सकती थी, मगर वो नजर नहीं आ रही थी। वो शटर की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त पीछे से आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं। उसने तेजी से पलटकर रिवॉल्वर वाला हाथ बुलंद किया, मगर गोली नहीं चलाई। वो एक हसीन दोशीज़ा को देखकर हैरान रह गया। उसने सर से पांव तक उसे देखा, फिर पूछा, क्या तुमने शटर बंद किया है? क्या अभी तुम बोल रही थी? मेरी आवाज से मुझे पहचान लो। उसने डपट कर पूछा, कौन हो तुम, यहां क्या कर रही हो? मैं जो कोई भी हूं ये बताने आई हूं कि तुम्हारे रिवॉल्वर में गोलियां नहीं हैं। उसने ताज्जुब से रिवॉल्वर को देखा, फिर पूछा, क्या बकती हो? फिर वो रिवॉल्वर के चैम्बर को देखना चाहता था। पौमी ने कहा, चैम्बर में गोलियां नहीं, प्लास्टिक के दाने हैं। यकीन ना हो तो मुझ पर फायर करके देख लो। वो गुस्से से बोला, तुम मेरा वक्त ज़ाया करने आई हो? क्यों भरी जवानी में मरना चाहती हो? तुम रिवॉल्वर से मार सकते हो, अपने हाथ में पकड़े हुए खिलौने से नहीं। उसने तैश में आकर पौमी का निशाना लिया, फिर ट्राइगर को दबा दिया। उसमें साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए खट की आवाज के साथ गोली निकली, मगर वो निशाने पर नहीं थी। पौमी उछलकर एक कार के बॉनेट पर बैठ गई, कहने लगी, कैमरामैन अपना काम जारी रखो। उसने हैरानी से अपने रिवॉल्वर को देखा, फिर उस पर फायर किया। वो बॉनेट पर से फिसलकर नीचे आ गई। खट की आवाज के साथ उस कार की विंड स्क्रीन एक छनाके से चूर हो गई। वो दोनों टांगे फैलाए खड़ा था। पौमी बॉनेट से फिसलकर नीचे फिसलते हुए उसकी टांगों के दरमियान पहुंच गई थी। फिर दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखकर उसी तरह लेटे हुए बोली, मैंने कहा था ना तुम्हारे रिवॉल्वर में गोली नहीं। गोली उसे कहते हैं जो निशाने पर लग जाए। उसने लेटे लेटे पीछे से एक लात मारी। वो लड़खड़ाते हुए आगे जाकर कार से टकरा गया। फिर उसने तेजी से पलटकर फायर किया, मगर पता चला वो उससे भी ज्यादा फुर्तीली है। उसके फायर करते ही सामने वाली एक गाड़ी के पहिए से हवा निकलने लगी। फिर तो वो झुंझलाकर फायर करने लगा। खट 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 की आवाज के साथ मुसलसल 3 फायर हुए, मगर उन आवाजों पर हप हप की आवाज भारी पड़ती रही। वो हर आवाज के साथ फिजा में कलाबाजी खाती थी और जमीन पर आकर खड़ी हो जाती थी। उसने फिर फायर किया, मगर गोली नहीं चली। मम्मी ने कहा, रिवॉल्वर में 7वीं गोली नहीं होती। वो जेब में हाथ डालकर फाजिल बुलेट निकालना चाहता था, उससे पहले ही हप हप की आवाज के साथ वो जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हुई आई। फिर उसने हाथ पर ठोकर मारी। रिवॉल्वर छूट गया, उछलकर फिजा में गया। रिवॉल्वर वाले ने उछलकर उसे कैच करना चाहा, मगर पौमी उछलती हुई उससे ज्यादा बुलंदी पर गई थी। उससे पहले रिवॉल्वर को कैच करके जमीन पर आ गई थी। उस शख्स ने वापस जमीन पर पहुंचकर देखा तो वो बोली, रिवॉल्वर मेरे पास है और बुलेट तुम्हारे पास, लिहाजा ये मेरे किसी काम का नहीं, इसे तुम ही ले लो। उसने फिर उसे फिजा में उछाला। उस आदमी ने उसे कैच करने के लिए दोबारा उछाल मारी, लेकिन पौमी ने उसे एक लात जमा दी। वो चीखता हुआ जमीन पर आया और चारों शाने चित हो गया। रिवॉल्वर के नीचे आने से पहले उसने उसे कैच कर लिया। फिर उसे बूढ़े कैमरामैन की तरफ उछालते हुए कहा, इसे तुम रखो और अपना काम करते रहो। वो एक गाड़ी की छत पर चढ़ा फिल्म की शूटिंग में मसरूफ था। उसने रिवॉल्वर को कैच करके जेब में रख लिया, फिर शूटिंग करने लगा। वो 4 अफराद जिन्होंने जॉनी बाबा को जकड़ रखा था परेशान हो रहे थे, मारपीट की आवाज सुन रहे थे, मगर उन्हें पौमी और अपना रिवॉल्वर वाला साथी नजर नहीं आ रहा था। एक ने सर उठाकर देखा, फिर चीखते हुए कहा, अरे वो देखो, हमारी फिल्म उतारी जा रही है। उन्होंने फौरन ही जॉनी बाबा को छोड़ दिया। चोरों को जब खतरा दरपेश होता है तो वो मुकाबला नहीं करते, फरार का रास्ता ढूंढते हैं, लिहाजा वो भागने लगे।
वो गर्लफ्रेंड भी भागना चाहती थी, लेकिन जॉनी बाबा ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। फिर पूछा, हीरों का नेकलेस नहीं पहनोगी? वो चारों वहां से भागते हुए उधर आए जिधर पॉमी रिवॉल्वर वाले की पिटाई कर रही थी। अब उसमें इतना दम नहीं रहा था कि अपने पैरों पर खड़ा रहता। अपने साथियों के पहुंचने तक वो जमीन बोस हो चुका था। उन्होंने हैरानी से एक नौखेज दोशीजा को देखा जिसने उनके एक जबरदस्त साथी को जमीन दिखा दी थी। कोई दूसरा वक्त होता तो वो पॉमी से जरूर भिड़ जाते, मगर अपने बचाव की फिक्र थी, लिहाजा वो भागते हुए उधर जाने लगे जिधर पॉमी ने शटर को गिरा दिया था। वो चारों दौड़ते हुए शटर के पास आए, मगर एकदम से ठिठक गए। वहां कोई शख्स शटर की तरफ मुंह किए खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ कमर पर थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता घूमकर उन चारों को देखा। वो मास्टर रॉकी था। उसने हाथ उठाकर कहा, वापस जाओ, मेरी बेटी की फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसमें हिस्सा लो, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम लोगों के हिस्से में लात जूते हैं। जॉनी बाबा अपनी गर्लफ्रेंड के बालों को मुट्ठी में जकड़कर धक्का देता हुआ उधर आया जहां वो चारों फरार का रास्ता ना पाकर पॉमी से उलझ गए थे। उसने हैरानी से देखा एक हसीन लड़की उन चारों की ऐसी पिटाई कर रही थी जैसे खेल रही हो। उसने वाटसुरोकी के पास आकर पूछा, ये कौन है? मेरी बेटी है। ताज्जुब है, बेटी उनका मुकाबला कर रही है और तुम तमाशा देख रहे हो। तुम भी तमाशा देखो। क्या मतलब? वो लड़ते वक्त अंधी हो जाती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हम दोनों बीच बचाव के लिए जाएंगे तो हमारी भी पिटाई हो जाएगी। वाटसुरोकी ने शटर को ऊपर उठाते हुए कहा, आओ हम चलें। वो चारों बुरी तरह मार खा चुके थे, अब उनमें भागने की सक्कत नहीं रही थी। जॉनी बाबा ने हैरानी से कहा, जो उसे बेटी कह रहा था वो वहां से पलटकर ऐसे चला गया था जैसे कोई रिश्ता ना हो। उसने पॉमी के पास आकर कहा, तुम जितनी हसीन हो उतनी ही संगीन भी, तुमने तो कमाल कर दिया। पॉमी ने पूछा, तुम कौन हो? वो जरा फखर से सीना तान कर बोला, मुझे यहाँ की ऊंची सोसाइटी में सब जानते हैं, मेरा नाम जॉनसन राइट है, मगर उर्फे आम में जॉनी बाबा कहा जाता है। पॉमी ने खुश होकर कहा, तो तुम वही जॉनसन राइट हो जिसके बाप का नाम प्रोफेसर सामरी है? हाँ, क्या तुम मेरे डैड को जानती हो? अरे प्रोफेसर सामरी को कौन नहीं जानता, तुम तो बहुत बड़े बाप के बेटे हो। हम बहुत दौलतमंद हैं। ये लड़की मुझे मोहब्बत का फरेब देकर मेरे $70,000 यहाँ से उड़ा ले जाना चाहती थी। ये सब उसके साथी हैं, हम अभी इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। तुम चाहते हो मैं पुलिस वालों के सामने बैठकर अपना बयान दूं और अपना वक्त ज़ाया करूं? नहीं, मैं इस झमेले में नहीं बढ़ूंगी। मगर ये कोई मामूली बात तो नहीं, अगर तुम ना आती तो ये मेरे $70,000 उड़ा ले जाते। वो पांचों दूर दूर तक जमीन पर पड़े हुए थे, एक आध बैठा हुआ था। पॉमी ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम लोग जॉनी बाबा की रकम चुराना चाहते थे? उन लोगों ने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हम चोर नहीं हैं। पॉमी ने जॉनी बाबा से कहा, देखा, ये बेचारे चोर नहीं हैं। वो गुस्से से बोला, ये झूठ कहते हैं। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मुझे लूटना चाहती थी, कहती थी हीरो का नेकलेस पहनेगी जिसकी कीमत $5,000 है। पॉमी ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम हीरो का नेकलेस पहनना चाहती हो? लड़की ने गड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मैं नेकलेस पहनना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। पॉमी ने कहा, यह बेचारी नेकलेस के नाम से घबरा रही है, क्यों उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ रखा है, इसे छोड़ दो। जॉनी बाबा ने कहा, तुम अजीब लड़की हो। अगर ये चोर बदमाश नहीं है तो तुम इनसे लड़ाई क्यों कर रही थी? पॉमी ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, हमारी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, ये शूटिंग खत्म हो चुकी है, मैं जा रही हूँ। फिर उसने कैमरामैन की तरफ देखते हुए कहा, नीचे आ जाओ डार्लिंग। वो कार की छत से उतरकर आने लगा। जॉनी बाबा ने हैरानी से पूछा, तुम इस बूढ़े को डार्लिंग कह रही हो? उस वक्त तक कैमरामैन करीब आ गया था। पॉमी ने उसके बाजू में बाजू डालकर कहा, हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जॉनी बाबा ने शदीद हैरानी से चीख कर पूछा, क्या ये बूढ़ा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पॉमी ने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को बूढ़ा कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। जॉनी बाबा की खोपड़ी घूम रही थी। वो आंखों से देखकर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। कितनी हसीन, स्मार्ट और शबाब से भरपूर लड़की एक खोखले बूढ़े पर मर मिटी है, बल्कि उसे बूढ़ा तस्लीम करने से इनकार करती है और बूढ़ा कहने वालों का मुंह भी तोड़ सकती है। पॉमी ने जॉनी बाबा की आंखों के सामने कितने हट्टे कट्टे जवानों की मुंह तोड़ पिटाई की थी। जॉनी बाबा में इतना हौसला नहीं था कि वो पॉमी के इश्क पर एहतजाज कर सकता। ताम उसने पॉमी और उसके बूढ़े बॉयफ्रेंड के साथ चलते हुए कहा, मैं शर्म से मर जाऊंगा, हम नौजवानों की इंसल्ट इससे ज्यादा क्या होगी के? पॉमी ने चलते चलते घूर कर देखा। वो बात बदल कर बोला, मैं तुम्हारे इश्क पर एतराज नहीं कर रहा, अपने मुकद्दर पर लानत भेज रहा हूं। पॉमी ने जवाब नहीं दिया। जॉनी बाबा ने चलते चलते अपनी पोजीशन बदली। बूढ़े कैमरामैन के पास आकर उसे हसरत से देखते हुए कहा, मैं ऑलमाइटी गॉड से एक ही दुआ मांग रहा हूं। क्या दुआ मांग रहे हो? तुम्हारी उम्र, खुदा मुझे इसी लम्हे बूढ़ा खूसट बना दे। बूढ़े ने आस्तगी से कहा, खुदा की कसम, मैं तुम्हारी उम्र मांग रहा हूं। काश हम नेकटाई की तरह अपनी अपनी उम्र का तबादला कर सकते। पॉमी ने दोनों को उलझन में डाल दिया था। जॉनी बाबा ने कैसीनो में पहुंचकर उसे और बूढ़े को देखा, फिर कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा नायाब जोड़ा देखा है। आज की मुलाकात को यादगार बनाने के लिए मैं दोनों को डिनर के लिए मदऊ करता हूँ। प्लीज मेरी दरख्वास्त को ना ठुकराना। उसने दरख्वास्त कबूल कर ली। तीनों डाइनिंग हॉल में जाने लगे। मैंने शीबा से कहा, मैं तुम्हारी इजाजत से दिमाग में आना चाहता हूँ। वो चुप रही। उसने मेरी आमद पर एतराज नहीं किया, मगर कहने लगी, जरूरी बात हो तो फौरन कहकर चले जाओ। तुम्हें यह अंदेशा है कि मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ लूंगा? उसने चौंक कर पूछा, इसका मतलब है तुम चुपचाप मेरे दिमाग में आते हो?
मैं खुदा से डरता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं ना तो पहले कभी चुपके से तुम्हारे दिमाग में आया हूँ और ना आइंदा ऐसी गैर अखलाकी हरकत करूंगा। मैं तुम पर बहुत एतमाद करती हूँ मगर मेरी मनफी सोच तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। बेहतर है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। उसने मेरे पास आकर पूछा, नाराज हो गए? नहीं, मैं तुम्हारी तसल्ली और इत्मीनान चाहता हूँ। यूं भी सोनिया सो रही है, तुम्हें मेरे पास आने से झिझकना नहीं चाहिए। आ तो गई हूँ, ये बताओ मेरी याद कैसी आई? क्या खूब अदा है, खुद ही अपने पास आने से रोकती हो। मेरे इख्तियार में हो तो बार बार आकर साबित करूं कि दिन रात तुम्हें याद ही करता रहता हूं। मैं क्या कहना चाहती थी, क्या कह गई? कुछ पूछना चाहती हो? हाँ, अभी तुम किसी जरूरी काम से आए थे? हम दोनों की मसरूफियत के मुतल्लिक गुफ्तगू करना चाहता था। पेरिस में काफी रात गुजर चुकी होगी, तुम्हें नींद पूरी करना चाहिए। मैं पौमी के पास रहूंगा, यही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। बहस ना करो, अभी तुम्हें सोना चाहिए। तुम और सोनिया समुद्र की लहरों से लड़ते रहे, वो थक हार कर सो रही है, तुम क्यों जाग रहे हो? सोनिया थकना और हारना नहीं जानती, वो महज मेरी मौजूदगी से मुतमईन होकर सो रही है। शीबा, तुम मेरी बात मानती हो, जाओ शाबाश सो जाओ। वो हंसते हुए बोली, तुम बच्चों की तरह मुझे सोने का कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें जवान समझकर बात छेड़ूं? मुझे चले ही जाना चाहिए। वो चली गई। मैं मालूम करना चाहता था वो मेरी हदायत के मुताबिक सोएगी या नहीं। इस मकसद के लिए मैं उसकी मामा के पास पहुंच गया। रात का तीसरा पहर था और वो जाग रही थी। खामोशी से बिस्तर पर लेटी रो रही थी। मैं हैरान होकर उसकी सोच पढ़ने लगा। फलस्तीन की चार दीवारी में एक ऐसी दीवार है जिसे दीवार गरिया कहते हैं। यहूदी उस दीवार पर हाथ रखकर सर झुकाकर रोते हैं। उस वक्त शीबा की मामा तस्वुर में उस दीवार पर हाथ रखकर रो रही थी। मुझे शीबा की सोच सुनाई दी। वो माँ से पूछ रही थी, मामा क्या बात है? मामा जवाब दिए बगैर और रोने लगी। बेटी ने कहा, एक तो आप इतनी रात तक जाग रही हैं, दूसरे रो रही हैं। शीबा ने चुप रहकर उनकी सोच पड़ी, फिर कहा, ओ मामा, आप इतनी रात को फलस्तीन पहुंची हुई हैं? मामा ने आंसू पहुंचते हुए कहा, क्या करूं, यहां तुम्हारे साथ कैद होकर रह गई हूं। वतन की याद आती है तो आंसू निकल आते हैं। शीबा ने हैरानी से पूछा, क्या आप बाबा साहब के दायरे में खुद को कैदी समझ रही हैं? और क्या समझूं, हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। जनाब शेख अल फारस ने हमारी सलामती के लिए समझाया है कि अदारे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मोहतरम के खुफिया जासूस हमारी ताक में हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दो, पूछिए। कि हम सारी जिंदगी यहीं गुजारेंगे? आप जहां चाहेंगी वहां गुजारेंगे। अपना वतन सबको अजीज होता है। एक तरफ जन्नत और दूसरी तरफ सरजमीन इसराइल, तो मैं इसराइल जाऊंगी। वहां तो शायद असफंदियार की मौत के बाद ही जाना नसीब हो। आप भूल गई हैं, उसने आपको मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि मैं उनके हाथ से निकल गई हूं। वो कभी मेरी टेलीपैथी से फायदा नहीं उठा सकेंगे। मामा ने कहा, मैं मानती हूँ असफंदियार ने मुझे कत्ल कराने की गलती की, तुम ये भी मान लो। उन्होंने तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियत से जाती मुफाद हासिल नहीं किया। वो तुम्हारे जरिए इसराइली हुकूमत को और यहूदी कौम को फायदा पहुंचाना चाहते थे। मुल्क और कौम पर लाखों अफराद कुर्बान हो जाते हैं। अगर मैं भी कत्ल हो जाती तो क्या क़यामत आ जाती? मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटी, मैं कौमी जज्बे से बोल रही हूँ। मेरी जिंदगी कितनी रह गई, आज हूँ कल नहीं। मैं शेख अल फारस का एहतराम करती हूँ, फरहाद की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों के यहाँ रहकर मर जाऊंगी तो मेरी रूह को सुकून हासिल नहीं होगा। मैं अपनी ज़मीन पर अपने लोगों के दरमियान रहकर मरना चाहती हूँ। ओ मामा, आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मुश्किल कैसी, सीधी सी बात है, तुम यहाँ रहो, मुझे जाने दो। आप बेटी को छोड़ देंगी? मैं तो एक बेटी को छोड़ दूं, बेटी ने तो पूरी कौम को छोड़ दिया है। मामा, मैं यहूदी हूँ, यहूदी रहूंगी। मुझे अपनी कौम से, अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत है। आप समझने की कोशिश करें। मैं फरहाद से दोस्ती रखूंगी तो मेरी कौम को और मुल्क को उसकी टेलीपैथी से नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेशक नुकसान नहीं पहुंचेगा, फायदा भी तो नहीं पहुंच रहा। फिलहाल आपकी बेटी को फायदा पहुंच रहा है। मैं इस इदारे में रहकर अमली मैदान में हाजिर दिमागी से जहानत और चालाकी से कामयाब रहने के गुर सीख रही हूँ। पहले मैं अक्सर बीमार रहती थी, जब से योगा की मशक़ें कर रही हूँ आदि बीमारी दूर हो चुकी है। चंद माह के बाद यहाँ की लड़कियों की तरह सेहतमंद रहा करूंगी। यानी तुम यहीं रहा करोगी? आइंदा की बातें कौन जानता है। वैसे मैं असफंदियार की मौत के बाद यहाँ से निकलूंगी। अगर मोहतरम असफंदियार तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं तो? ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं खुद जाकर उनसे बात कर लूंगी। मुझे यकीन है वो बुजुर्ग पेशवा होकर भी तुमसे मुआफ़ी मांग लेंगे। शेख साहब के आदमियों ने कितनी जद्दोजहद के बाद आपको असफंदियार के चुंगल से निकाला है। आप फिर वहीं जाकर फंसना चाहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता आपको क्या हो गया। या तो कौमी जज्बा कुछ ज्यादा ही गालिब आ गया है, या शैतान किसी चक्कर में डालना चाहता है। फिर शीबा ने चौंक कर कहा, ओ गॉड, मैं तो शैतान को भूल ही गई थी। लाहौल बिला कुव्वत। ये कहते उसकी मामा ने जमाही ली, फिर कहा, मुझे नींद आ रही है, आप आंखें बंद करें, मैं सुलाती हूँ। मामा ने आंखें बंद कर ली। बेटी ने टेलीपैथी की लोरी सुनाई। वो 2 मिनट के अंदर ही सो गई। मैं वापस आना चाहता था मगर ठहर गया। मुझे शीबा की सोच सुनाई दी। वो मामा को मुखातिब कर रही थी, ये जानते हुए भी कि माँ सो चुकी है। वो बुड़बुड़ाने के अंदाज में कह रही थी, मामा, मुझे भी तिल अबैब और यरूशलेम की फिजाएं याद आती हैं। यहूदियत हमारी रगों में खून की तरह जारी रहती है। ये सब कौमियत और हुब्बुल वतनी के जज्बे हैं, मगर जज्बों में बहने से हकीकत नहीं बदलती। यह हकीकत है कि हम माँ बेटी को मुसलमानों के यहाँ पनाह मिल रही है। इस इदारे के बाहर यहूदी राइफलों की गोलियां हमारी मुंतजिर हैं।
शीबा ने गहरी सांस लेकर कहा, इसलिए मामा तमाम जज्बों को थपक थपक कर इसी तरह सुला दो जिस तरह अभी मैंने आपको सुला दिया है। शब्बा खैर मामा। मामा के ख्वाबीदा दिमाग में खामोशी छा गई। शीबा चली गई थी। मैंने अपनी जगह हाजिर होकर सोचा, शैतान की चालाकियां अपना जवाब नहीं रखती। उस कमबख्त ने अब मामा के दिमाग में जगह बनाई थी। एक बूढ़ी औरत जो उम्र के आखिरी अय्याम गुजार रही हो, उसके अंदर शदीद मजहबी जज्बा पैदा करना आसान होता है। दियारे गैर में भटकने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपने वतन में लेना चाहता है। शैतान ने बड़ा अच्छा मोहरा हाथ में लिया था। वैसे वो बूढ़ी खातून खतरे की अलामत बन गई थी। आइंदा हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने वाली थी। जनाब शेख अल फारस सो रहे थे। मैंने सोचा दूसरे दिन इस सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करूंगा। मैं पौमी के पास आ गया।